अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में शामिल है कनाडा का वीज़ा स्कैम क्या है, किस तरह फ्रॉड से वीज़ा लोगों को दिखाकर और उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में आपके सवालात भी शामिल हैं। आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो उनमें है शामिल इस्लामिक चैनल हेल्थ, इनका सवाल है जीशन मलिक हैं, ओशन ब्लू का सवाल है मोहम्मद रफ़ी हैं, बाहू हैशटैग हैं, नादिया असगर साहिबा हैं, जयप्रकाश हैं और तूबा कमाल। इनके सवाल हमने मुंतखब किए हैं आज के प्रोग्राम के लिए। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। तो जनाब, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको हम कनाडा का वीज़ा दे रहे हैं और डन बेस पे दे रहे हैं, आपको सबसे पहले हम वीज़ा देंगे, उसके बाद आप जो है उस वीज़े को वेरीफाई करेंगे, चेक कराएंगे। अगर वो वीज़ा सही होता है तो फिर आपको पैसे अदा करने होंगे और पैसों की गारंटी जो है वो थर्ड पार्टी वट एवर जो भी उनका ट्रस्टवर्थी होता है उस पर वो कर लेते हैं। तो इसके लिए नॉर्मली जो रेट चल रहा है वो 30 लाख 40 लाख 50 तक भी चलते हैं। तो इसमें करते क्या हैं वो लोग आपको सबसे पहले एक वीज़ा जारी करेंगे। वीज़ा जारी करके आपको ये बताएंगे कि जनाब ये आप कहीं से भी चेक करा लो। तो सबसे आसान और सहल तरीका ये होता है कि कनाडा की एक वेबसाइट है जहाँ से ये चेक हो सकता है कि आपका वीज़ा जेन्युइन है या आपका वीज़ा फेक है। तो जनाब, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ और रेफरेंस आईडी जो है वो डालते हैं। इसके अलावा आप अपने पासपोर्ट की इशू डेट डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेरीफाई होके आपको बता देती हैं कि जी हाँ, आपका ये वीज़ा जो है वो जेन्युइन है। तो ये कैसे हो सकता है कि कनाडा जैसा मुल्क हो और उसकी वेबसाइट इतनी कमज़ोर हो कि वो एक फेक डॉक्यूमेंट को जेन्युइन करार दे दे। तो दरअसल होता ये है कि वो फेक डॉक्यूमेंट होता नहीं है, वो उसमें कुछ ऐसी आइडेंटिटी डाल देते हैं जिससे कनाडा आपको विद नो क्वेश्चन आपको वीज़ा जारी करता है। तो आपको तो पता नहीं होता, वो एक फेक डॉक्यूमेंटेशन करके, तो जब आप वीज़ा हासिल करके ट्रैवल करने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं जी, आपको एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है जो आपके पास नहीं है। तो इस तरह वो आपके लाखों रुपए लेकर भाग जाता है। अब सूरत ये है कि अगर वो पाकिस्तान में ऐसा करता है तो होम कंट्री में करता है, तो फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं से वो पकड़ा जा सकता है। तो वो करते लोग क्या हैं, वो कहते हैं जी जनाब ये वीज़ा आप जहाँ से मर्जी जाके चेक करा लें, वीज़ा आपको दे देंगे, जहाँ से मर्जी चेक करा लें, और जब आपको ये वीज़ा वेरीफाई हो जाए तो आप हमें पैसे दें, हम आपको साथ लेकर जाएंगे, हम किसी अफ्रीकन कंट्री से आपको ट्रैवल करा दें, क्योंकि यहाँ से ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो इसी तरह की आपको प्रॉब्लम बताकर आपको कायल कर लेंगे और आपसे मज़ीद पैसे लेंगे, अपना टिकट भी लेंगे और आपको लेकर कहीं अफ्रीका के किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे आपको एंट्री होती है, क्या वर्ल्ड में ले जाएंगे, तंजानिया में ले जाएंगे आपको, या फिर आपको कहीं जो इजी वीज़ा है मिसाल के तौर पे आपको ले जाएंगे इजिप्ट में ले जाएंगे, या फिर तुर्की में ले जाएंगे, या फिर साइप्रस में मतलब वो ऐसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपके बाद ऐसे आइलैंड्स में आपको ले जाएंगे जहाँ का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो मकसद उनका यही होता है कि किस तरह अगर ये बंदा मतलब टेक ऑफ कर जाता है, तो ये तो मुमकिन नहीं है आज के दौर में। आप अच्छे से जानते हैं कि दुनिया डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन की तरफ आ चुकी है और यहाँ पर इस तरह का जो स्कैम है ये पॉसिबल, लोगों का स्कैम हो सकता है लेकिन किसी अदारे के साथ, किसी मुल्क के साथ आप स्कैम नहीं कर सकते हैं। तो मज़ीद बात करने से पहले और ये बताऊंगा कि जब आप को वीज़ा वेरीफाई कर लेंगे, किसी बड़े बंदे को बताएंगे, वो बंदा आपको कहेगा जी वीज़ा जेन्युइन है, फिर आप पेमेंट कर देंगे और फिर आप अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उससे पहले कि मैं आप सवालात की तरफ बढ़ूँ, आप ये ज़रा ऑडियो सुन लीजिए। प्लीज़ इसका मुझे जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने नाम नहीं बताया अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अंकल? ठीक ठाक खैरियत है अंकल? मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब से देखी है, वो एयरपोर्ट पे आप जो है ना जलम के बारे में बता रहे थे। भाई आपसे क्या छुपाना, एक एजेंट के थ्रू मैं पाकिस्तान से आया था जो है ना अफ्रीका। वो कह रहा था कि अभी अफ्रीका से आगे जो है ना मैं आपको यूएसए लेके जाऊंगा। तो 1.5 महीने से इधर मैं ख्वार हो रहा हूँ,
20-25 लाख पैसे भी उसको दिए हैं। अब वो ना कॉल अटेंड कर रहा है ना कुछ कर रहा है। अब मैं फंस गया हूँ। अब भाईजान कोई ऐसा तरीका है कि मैं जो है ना कोई पुर्तगाल में स्टे हो या इटली में स्टे हो या कहीं और हो, यहाँ से टिकट कराऊँ पाकिस्तान की, बीच में कोई स्टे मिल जाए और मैं अज़ाइलम ले लूँ। प्लीज़ इसका मुझे जवाब दे दे। तो आपकी बात मैं सारी समझ गया हूँ। अब मामला ये है भाई कि सबसे पहले जब भी आप किसी यूरोपियन एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो आपको ट्रैवल के लिए भी वीज़ा चाहिए होता है। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। अभी मोरितानिया में हूँ। मेरे पास तकरीबन 26-27 दिन है मेरे वीज़े पे। मोरितानिया में हूँ भाई, मैं मोरितानिया में हूँ। बड़े मुश्किलात में हूँ। फ्लैट में भी अकेला छोड़ा हुआ है। पहले भाई वो मुझे सेनेगाल लेकर गया था, सेनेगाल के बाद गिनी बिसाओ लेकर गया था, गिनी बिसाओ के बाद क्या वर्दे लेकर गया था, क्या वर्दे से उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया और अब मुझे और पैसों का डिमांड कर रहा है। आगे का कोई जो है ना नहीं कर रहा, आगे का कोई उसके पास मुझे नहीं बता रहा कि आगे कब जाओगे कब नहीं जाओगे, और पैसे मांग रहे हैं। कहते हैं पैसे दो, और आगे का नाम ही नहीं ले रहा। अफ्रीका में मुझे घुमा रहा है भाई। अब क्या करूँ, मैं फंस गया हूँ। पैसे भी गए और इधर मेरा कोई है भी नहीं। फ्लैट में अकेला हूँ, ना खाने को कुछ बंदा ले सकता है ना पीने को। बस क्या करें, मजबूरी है अंकल, फंस गया हूँ। ये भाई आपसे क्या छुपाना, पाकिस्तान का था ना, तो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बात की थी ना वो मेरे बड़े भाई का कॉल अटेंड कर रहा है ना मेरा कर रहा है। कॉल अटेंड नहीं कर रहा, बस कह रहा है कि अगर आगे जाना है तो और पैसे देने पड़ेंगे। वो मेरे साथ से अभी क्या पर्दे में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है, शक्कर वाला है। बस वो कह रहा है कि पैसे दो और टिकट करवानी है। 2 दिन पहले भी 5 लाख भेजे थे। उसने मुझे कहा था कि आपकी टिकट जो है ना कंफर्म हो गई है, सूरीनाम की है, ब्राज़ील के साथ जो कंट्री है सूरीनाम की टिकट कंफर्म हो गई। आपकी 25 को फ्लाइट है मोरितानिया से। अभी कह रहा है कि आपकी टिकट नहीं हो सकी, वो आपको 15 दिन और वेट करना पड़ेगा। 2 महीने से यही सुनता आ रहा हूँ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। पैसे ले रहे हैं और आगे का काम नहीं कर रहा, आगे पीछे मुझे घुमा रहा है। अंकल आपकी बात ठीक है, बाहर किसी से मिल लो, जो यहाँ पे और भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ इस। तो अब आपको यकीन हो गया कि किस तरह ये एजेंट्स लेके जाते हैं और कहीं जाकर जज़ायर में वो लोगों को फेंक देते हैं, और ये कि उन बेचारों को बिल्कुल कंगला कर छोड़ देते हैं, ताकि वो बेचारे ना वापस आने जोगे रहें, ना कहीं आगे निकलने जोगे रहें, और ना उनको फॉलो अप करने जोगे रहें। उनके नंबर जो होते हैं बैरून मुल्क के होते हैं। मिसाल के तौर पर वो कनाडा का एक नंबर ले लेता और कहता है जी मैं कनाडा में सेटल हूँ और ये वो। तो अब आपसे ढूंढने के लिए कनाडा कहाँ से जाएंगे, और हो सकता है वो दुबई में बैठा हो। तो खैर लंबी बात हो जाएगी। तो इस तरह के स्कैम से ज़रूर बचिए। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो आप खुद अप्लाई करें, अपने सामने डॉक्यूमेंट आप खुद। आप देखें ना आज के दौर में बायोमेट्रिक के बगैर कैसे आप सबमिट करा सकते हैं। खैर बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ से। पहला सवाल है इस्लामिक चैनल एंड हेल्थ की तरफ से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे बेटे का पासपोर्ट अप्लाई किए हुए 2 माह और 3 हफ्ते हो गए हैं। मेरा अपना वीज़ा 29 मई को एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या उस वक्त तक बच्चे का पासपोर्ट आ जाएगा? अगर नहीं तो और किस तरह से बच्चे को जल्दी ले जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चा 3 साल और 6 माह का है। और क्या इंटरव्यू मेरे खावंद से लेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा था कि आपसे इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। मैंने जब भी HMPO को ईमेल की है तो मुझे कहा गया कि फ़ाइल एग्जामिनर के पास है। जी जो आपकी ये सवाल था, इसमें वाज़ेह है कि आप आपका बच्चा जो है वो आपने उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, इसलिए आप HMPO से कॉन्टेक्ट में हैं। तो बात यह है कि उसूली तौर पर जो प्रोसेस है, एम्बेसी हो या कोई मुल्क हो, वो ये नहीं देखता कि आपके एक काम के साथ दूसरा काम मुंसलिक है तो हम इसको इस तरह कर दें। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर वो क्यू से निकाल कर आपको आगे जाते तो फिर उनके लिए सख्त तरीन जुर्म बन जाता है और उनको उसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। तो इस तरह तो कभी नहीं होता। तो चाहिए तो ये आपको था कि आप पहले बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर लेते। पासपोर्ट आने के बाद फिर आप अपना केस जो था वो जो वीज़ा का था ब्रिटिश एम्बेसी में या हाई कमीशन में वो डाल देते। लेकिन अब दोनों चीज़ें बराबर बराबर आ गई हैं, तो आपको या तो फिर ऐसा होगा कि बच्चे का वेट करना, अल्लाह करे आपका पासपोर्ट इन टाइम आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बच्चे के बगैर ही, अनटिल उसका पासपोर्ट नहीं आ जाता।
अवतार सिंह टंडोवाला कहते हैं सर अगर किसी कंट्री का वीज़ा हो तो यूएसए में फ़्लाइट स्टे हो तो यूएसए में रिफ्यूजी मिल सकती है। देखिए जी, सबसे पहले ये है कि क्या आपका वहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़े की यूएसए में ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं है और आप वहाँ पे अपनी फ़्लाइट जो है वो आपने तब्दील करनी है, आप किसी अमेरिकन एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप यूनाइटेड एयर पे कर रहे हैं, किसी भी अमेरिकन एयरलाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास ये राइट है कि आप वहाँ जाकर अपना जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे तो आप उनको अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ज़ीशान मलिक कहते हैं जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अच्छा ज़ीशान, आप जानते हो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस और इनका जवाब। इस तरह बेहतर तो ये है कि आप गूगल पे हम सर्च कर लें राइट वे ट्रैवल एंड टूर्स मीरपुर, तो फिर वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स फ़ोन नंबर वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर नहीं तो गूगल पे आप हमारा राइट वे बस ट्रैवल एंड टूर्स लिखेंगे तो आप मैप पे जाएँ या ना भी जाएँ तभी आपको वहाँ से लिंक हमारा मिल जाएगा। आगे जनाब हैं ओशन बुलू, कहते हैं हाउ कैन आई अप्लाई HK डोमेस्टिक वीज़ा। आप कहते हैं कि हांगकांग का जो डोमेस्टिक वीज़ा है घरेलू कामकाज के लिए वो कैसे मिल सकता है। उसके लिए यह है कि जी आपको अपना एम्प्लॉय ढूंढना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप डायरेक्ट हांगकांग की साइट्स पे वहाँ पे ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना वीज़ा मंगवा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ये है कि फिर आपको कोई वहाँ पे जानने वाला है जो आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र देगा और इस तरह आप जा सकते हैं डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा के लिए। मोहम्मद रफ़ी कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, आई एम सर्विंग इन बहरीन एंड वांट टू टॉक यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, इज़ इट पॉसिबल। जी दैट्स क्वाइट पॉसिबल बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अस ऑन गूगल, क्योंकि जब तक आप हमें गूगल पे तलाश नहीं करेंगे, यहाँ पे अगर नंबर दूंगा ना तो फिर आपको पता है कि बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स भी आ जाती हैं। बाहू हैशटैग कहते हैं इफ़ यू हैव एनी शेंजन स्टेट कंट्री वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट देन यू कैन अप्लाई अल्बानिया वीज़ा। अल्बानिया ई वीज़ा कहते हो जी, बिल्कुल आप अल्बानिया ई वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम मेरा ख्याल है ये जो फ्री जोन ट्रैवल है इसमें शायद आपको अल्बानिया वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप टेम्परेरी वहाँ पे लैंड करना चाहते हैं तो। नादिया सर कहते हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरे बेटे का स्पाउस वीज़ा अप्रूव हुआ है, 21 मार्च 23 उसका ट्रैवलिंग टाइम है, 19 जून 23 बेटा सऊदीया में जॉब करता है और वीज़ा भी सऊदीया से ही हुआ है। बेटे ने हज करना था जिसकी सारी फीस अदा हो चुकी है। हज 30 जून 23 तक कंप्लीट हो जाएगा, बात सिर्फ 10-12 दिनों की है। क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो जमा करवा सकते हैं ट्रैवलिंग डेट की एक्सटेंशन के लिए और किस लिंक पर, जज़ाकल्लाह। देखिए ऐसी कोई भी नहीं है जो साइट या ऐसा लिंक कोई भी नहीं है जहाँ से आप जो वीज़ा आपको मिल चुका है उस पर आप एक्सटेंशन लें। एक्सटेंशन हमेशा उस मुल्क के अंदर दाखिल होने के बाद होती है। फ़र्ज़ करें आप किसी भी, तो स्पाउस वीज़ा इसमें तो कुछ और मामला होते हैं, आप विजिटर वीज़ा पे किसी मुल्क में जाते हैं, जब तक आप वहाँ पे एंटर नहीं हो जाते ना आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप घर बैठे हुए एक्सटेंशन वीज़े की नहीं मिलेगी, या तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा और या फिर आपको आप उन्हें लिखेंगे सही लेकिन ये उसमें एक्सटेंशन होती नहीं है। स्पाउस वीज़ा में तो आपका एक बायोमेट्रिक कार्ड जो है वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका होता है, वो ऑलरेडी आपके नियरेस्ट वहाँ जो आपने इंडिकेट किया होता है पोस्ट ऑफिस वहाँ पे मौजूद होता है। तो इस तरह आउट ऑफ कंट्री एक्सटेंशन जो पॉसिबल नहीं है। आपको आउट ऑफ कंट्री एक्सटेंशन लेने के बजाय आपको ट्रैवल कर लेना चाहिए या फिर आज कर लेना चाहिए। दोनों सूरतों में हो सकता है कि आप का जो है क्या कहा आपने जी कि 23 मार्च उसका ट्रैवलिंग टाइम है। अच्छा आपका 21 मार्च आपका ट्रैवलिंग टाइम है जी, बिल्कुल फिर तो इसमें यही है कि आपको ट्रैवल करके वहाँ से फिर आप वापस आ जाएं और आके हज कर लें। जय प्रकाश कहते हैं जी भाई आप मुझे बताइए कि हांगकांग में जो अभी गया हो और उसको 1 माह भी पूरा ना हुआ हो उसे टर्मिनेट कर दिया जाए तो क्या करना चाहिए। डोमेस्टिक हेल्पर को क्या करना चाहिए। जहां वो जॉब करती है वहां के मालिक ने बोला कि उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है और वो इंडिया जा रही है और इंडिया में भी उनके माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लोग इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं।
अचानक डोमेस्टिक हेल्पर को फ़्लाइट टिकट दे दिया, इसको कुछ नहीं बताया, प्लीज़ हेल्प कर लें। इस तरह के बिल्कुल वाक़यात होते हैं और लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है कि एक शख्स जो सारा कुछ छोड़ के आपके पास डोमेस्टिक हेल्पर के लिए आया है और आप उसे एक माह भी बर्दाश्त नहीं करें और आप कहें कि आप तुम चले जाओ, हमें ये मामला हो गया, वो मामला हो गया है, तो ऑब्वियसली ये अखलाकी तौर पर भी गलत है। लेकिन कानूनी तौर पर ये तो डिपेंड करता है कि आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। अगर आपके एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आपका 1 मंथ प्रोबेशन पीरियड है, इसमें वो चाहे तो आपको निकाल सकता है, तो फिर तो आप गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इसका सोल्यूशन ये है कि आप वहीं पे एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज डोमेस्टिक हेल्पर्स की, वहाँ पे आप जाके अपनी सीवी दे दें और उन्हें एक इनसे जो आपका पुराना एम्प्लॉयर है इससे एक अच्छा सा लेटर ले लें कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन हम चूँकि इंडिया जा रहे हैं लिहाजा इसको टर्मिनेट किया। ये ना कहें कि इसके अंदर कोई फॉल्ट था तो हमने टर्मिनेट किया, वो एक लेटर दे दें तो आप कहीं से भी नई जॉब तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर ही अपनी कंट्री का है और आपको लैंग्वेज का बैरियर है, लैंग्वेज का ज़ुबान का मसला वहाँ पर है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना ही मुल्क का कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लें। तो ये तो आपको वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, अपने लिंक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, अपने जानने वालों से रब्ता करना पड़ेगा। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि आपको वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर की जॉब ना मिले। डोमेस्टिक हेल्पर के लिए जस्ट एम्प्लॉयर जो है उसकी हाउस होल्ड इनकम 15,000 हांगकॉन्ग डॉलर होनी चाहिए, जो कि बहुत नॉमिनल है। तुबा कमाल ने कहा है, जी सर आपने कहा है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट यानी अपनी जान के ख़तरे के बारे में जो डॉक्यूमेंट। हाँ तुबा साहब, बात यह है कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि अगर आप इन बिटवीन ट्रांजिट वीज़ा पे अगर कहीं पे किसी मुल्क में रास्ते में अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहती हैं तो आपके पास जब आप वहाँ पे लैंड करें या किसी मुल्क में आप जाएँ तो आपका मंशा ये है कि आप वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आपको लाजमी आपके पास जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको सबूत करते हो कि आपको टार्चर हो रहा था और आपको वहाँ पे कोई आपके FIRs दर्ज थी या आपका केस चल रहा था, वट जो भी है, तो वो अगर साथ लेके जाएंगे तो आपके केस पे असर पड़ेगा। वो समझे कि ये बंदा भाग के नहीं आया है, ये बंदा प्लान के तहत आया है, प्लानिंग के तहत है, आपने चीज़ें वो साथ लेके आया है, तो इस तरह आपको वहाँ पे ट्रबल आ सकती है। तो बिल्कुल आप सही समझे हो कि वो इस तरह की चीज़ें हाँ, आइडेंटिटी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, शनाख्ती कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, कोई भी हो आपके पास शनाख्त एक होनी चाहिए, जिससे आप फ़ोटो ID हो, तो जिससे आपको पता चल सके कि आप उस कंट्री के बंदे हैं, बाशिंदे हैं। ऑन द अदर हैंड या अदरवाइज़ ये हो सकता है कि अगर आप के पास कोई भी ID नहीं है तभी आप लैंड कर गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपके केस को लेंथी कर देगा और वो आपके बैक टू होम कंट्री में ये तहकीकात करेंगे कि आपका ताल्लुक वाकई उस मुल्क से है, किसी और से तो नहीं है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।